नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, हम अपने YouTube चैनल से एक बार फिर से आप सभी के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी ये प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे। तो आइए हम बिना देरी किए इन 50 प्रश्नों को आज हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर बन सकता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? आज का जो हमारा पहला सवाल है वो पहला सवाल है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? पहला सवाल है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ऑप्शन ए दे रहे हैं वेंडिवास, दूसरा है असाई की लड़ाई, तीसरा पे दिया है चिलायवाला की लड़ाई और सबसे नीचे दिया है सेरीगंजम की लड़ाई। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा वेंडिवास की लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई जो हुआ था वो 1760 में हुआ था और इसी लड़ाई में बुरी तरह से फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जब अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे। और इस युद्ध में जब फ्रांसीसियों की हार हुई तो यहाँ से इनका पतन हो जाता है। 1761 में इसी हार के बाद फ्रांसीसियों के हाथों से पांडिचेरी अंग्रेज़ों के पास चला गया था। तो ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ था, वेंडिवास का युद्ध, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा अर्थात डू और डाई का प्रसिद्ध नारा देने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, फिर दिया है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी। आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी आंदोलन के दौरान वह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी के जीवन का यह अंतिम आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो आंदोलन काफ़ी भारत में लोकप्रिय हुआ है। इसी आंदोलन को भारत में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो दिया है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुल्तानती और मद्रास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी सूरत में खोली थी और सूरत में जो उनकी पहली व्यापारी कोठी खोली गई थी वह 1608 में खोली गई थी और यहाँ से वो शासन करना भारत में प्रारंभ करते हैं और फिर लंबे अंतरालों के बाद भारत को गुलाम बनाते हैं, लंबे समय तक अपना गुलाम बना के रखते हैं और अंततः हमको 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिलती है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत में। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 26 जनवरी, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 जनवरी और दिया है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए इन्होंने कहा था कि इस बार तो हम झंडा आधी रात को फहराए हैं, लेकिन अगले साल यानी 1930 में संपूर्ण भारत में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और पूरे भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। इस तरह से प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1930 में पहली बार मनाया गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में राजस्व का इश्तहारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इश्तहारी का मतलब हो गया अस्थाई बंदोबस्त। इश्तहारी का मतलब होता है अस्थाई बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट करने वाले। अगर गवर्नर का नाम पूछेगा तो देखिए क्या दिया है, क्लाइव, हेस्टिंगस, बेलवे और कार्नवालिस। जी हाँ, कार्नवालिस इसके सही आंसर होंगे। 1793 में ये घटनाएं कब की हैं जी? तो 1793 में भारत के जो गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कार्नवालिस, इनके द्वारा अस्थाई व्यवस्था शुरू किया गया था और इस अस्थाई व्यवस्था के तहत जो ज़मींदार थे उनको
खेतों का मालिक एक तरह से बना दिया गया। अब वो जो चाहते जितना चाहते लगान की वसूली कर सकते थे। तो अस्थाई व्यवस्था को देने वाले भारत में पहले गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए हम अगला प्रश्न देखें। अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न दे रहा है कि यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जी हाँ, जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन यानी यह रात्रि में जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के रात्रि में जब देश के लिए झंडा फहरा रहे थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि जब संपूर्ण देश सो रहा है तब भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। और यह स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया था, तो 14 अगस्त बीत जाने के बाद जब 15 अगस्त की मध्य रात्रि थी यानी 12 बजे रात को इन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता का झंडा फहराते समय ये स्टेटमेंट दिया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकेस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप सुने होंगे J.A. हिकेस वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। वैसे याद रखिएगा कि अगर ये पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये इंडिया का पहला समाचार पत्र है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, J.A. हिकेस, J.A. हिकेस। फिर आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। अगला प्रश्न दे रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को, जी हाँ, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो देखिए लॉर्ड बेंटिक दिया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी ये आंसर बनेगा, कॉर्नवालिस भी नहीं होगा और कैनिंग भी नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में चूँकि इन्होंने ही व्यापक नीति की शुरुआत की थी और 1849 में पूरी तरह से पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। 1849 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, यानी रेगिस्तानी सियार किसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेवेल दिया है, जनरल आइजनहावर दिया है, जनरल रोमेर दिया है, जनरल मॉक ऑर्थर दिया है। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा जनरल आइजहावर, जनरल आइजहावर। फिर आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। दिया है खिजर खां, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मलिक काफूर। दक्षिण विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। मालिक काफूर एक गुलाम था। इस गुलाम को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी सेवक था मालिक काफूर और साउथ इंडिया की विजय में इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है। मदुरई जो है आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारत की जीत का श्रेय सबसे पहले आता है किसको, मालिक काफूर को। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम कौन सा है। मार्ले मिंटो एक्ट ये बिल्कुल नहीं होगा। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होगा। पिट्सबर्ग एक्ट नहीं होगा। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। और ये सुधार किससे संबंधित हैं, तो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया एक कानून है जिस कानून में ये तय किया गया था कि राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था रहेगी। राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था की सुधार मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही किया गया था, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखें। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा है जनक किसे कहते हैं। तो दिया है महात्मा गांधी, ये नहीं होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक नहीं है। A.O. ह्यूम यही आपका आंसर बनेगा। तिलक जी भी नहीं होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं होंगे। A.O. ह्यूम होंगे क्योंकि A.O. ह्यूम ने ही 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, जिसकी पहली बैठक मुंबई में
आयोजित की गई थी गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, जहां पर यह बैठक हुआ था, प्रथम बैठक, जिस बैठक में 72 लोग शामिल हुए थे। तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको कहते हैं? A.O. ह्यूम को, जो शिमला के सन्यासी भी कहे जाते हैं। एक अंग्रेज थे, अंग्रेज होकर भी उन्होंने भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और कांग्रेस पार्टी की स्थापना से पहले वह भारत में एक सिविल सर्विस अधिकारी थे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में देखिए क्या दिया है, 1916 में ये कलकत्ता में पूछा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कलकत्ता में बिपिन चंद्र पाल बिल्कुल नहीं होगा, अरविंद घोष भी नहीं होगा, तिलक जी भी नहीं होंगे, एनी बेसेंट ही होगा। एनी बेसेंट ने 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि होम रूल लीग का कार्यालय एनी बेसेंट ने अपना बनाया था कहाँ पर? अडियार में। और होम रूल आंदोलन से जुड़ने वाली ये दूसरी नेता थी, जबकि पहले नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को किससे प्रेरणा मिली थी? मतलब करों का भुगतान न करने के लिए, जी हाँ, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा लियो टॉल्स्टॉय से। इन्होंने ये सीख ली थी कि किस प्रकार से हमको करों का भुगतान करना है या नहीं करना है। तो नहीं करने वाली परंपरा को इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से लिया था। फिर आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। 1905 में कांग्रेस पार्टी के यह अध्यक्ष भी थे, जिस समय देश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और यही गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो हमारा है वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, पहला पूछा गया है, पहला अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह नहीं होगा, बलीराम भगत भी नहीं होगा, रवि राय भी नहीं होगा, जीबी मालवंकर, जी हाँ जी मालवंकर होंगे। जीबी मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला था। पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो 52 में लोकसभा का गठन हुआ और उसी के साथ यह पार्लियामेंट में पहले अध्यक्ष बने लोअर हाउस के। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी और दांडी मार्च यात्रा के दौरान ही उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था जाकर, जिस यात्रा की शुरुआत इनकी 12 मार्च को हुई थी और 12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 में जाकर समाप्त हुआ था। 24 दिनों की इस यात्रा में महात्मा गांधी 385 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। समुद्र के जल से स्वयं नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय था वुड का डिस्पैच, ये आपका सही आंसर बनेगा। इसका सही आंसर बनेगा वुड का डिस्पैच, ये ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? वुड का डिस्पैच। इसी के आधार पर ये जो है रिपोर्ट में जो दिया गया उस आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनाया गया था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान को बनाने की सिफारिश की थी। संविधान बनाने की सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन बनने जा रहा है? 1946।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग एक संगठन जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। कह रहे हैं कि इस मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था और इसके संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इस मुस्लिम लीग की पहली जो बैठक हुई थी वो पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका में। मुस्लिम लीग की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का पहला वायसराय किसको कहते हैं। भारत का पहला वायसराय, ये वायसराय गवर्नर को लेकर भारत के पहले गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल की गवर्नर, वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसको लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिस्ट भी, और मैं इसको लेकर एक वीडियो बना चुका हूं और इसी के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपकी समस्याएं जो हैं हमेशा के लिए दूर हो सकें। जैसे देखिए, इसमें भारत का पहला वायसराय पूछा है तो पहला ही आंसर बनेगा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। हॉर्डिंग, डलहौजी, एल्गिन में से कोई नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत। ये क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार हो चुका है। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 1793 में हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारत की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही हो जाएगी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के समय इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। ये कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर अगर दे दें पहली भारतीय पूछें, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछेगा तब आपका सरोजिनी नायडू बनेगा। लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं, पहली महिला, तो इसमें आपका सही आंसर एनी बेसेंट ही बनेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का आविष्कार किया गया क्योंकि उनके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी के सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। कैबिनेट मिशन में 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज़ थे, इसीलिए इसको कुछ लोग व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस कमीशन की आगमन मुंबई शहर में हुआ था 1928 में, और जैसे ही 3 फरवरी को यह मुंबई में आया, भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था। और इसी का विरोध करते हुए भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। विभाजन यानी देश का जो बंटवारा किया गया, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए इसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। और इन्होंने ही विभाजन किया था देश का कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया पाकिस्तान का रहेगा और कहाँ से कहाँ तक का एरिया भारत के पास रहेगा। चलिए अगले प्रश्न के अगला क्वेश्चन करें कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, शौकत अली, आगा खां। इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के लिए सबसे पहले अपने मन में विचार लाए थे। और आप जान लीजिए कि पाकिस्तान के नाम को सबसे पहले रखे थे चौधरी रहमत अली। 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक और अच्छा क्वेश्चन। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा किसको कहते हैं। ये कहता है रिपन जी को। रिपन, जिनको आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा कहता है या स्थानीय स्वशासन का शुरुआत करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि इन्हीं के काल में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, जबकि मेओ के काल में 1872 में पहली बार देश में जनगणना कराया गया था। मेओ के काल में ये हुआ था। 1881 में किसके काल में हुआ था, रिपन के काल में नियमित जनगणना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को ये दिया है कि सरदार की पदवी किसने दी, सरदार की बात हो रही है तो बारदोली आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने ही दिया था। ऑप्शन दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, महात्मा गांधी जी नहीं होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
बिल्कुल नहीं होगा। ये चारों ऑप्शन गलत दिया है, ये सब के सब जो हैं ऑप्शन ही गलत हैं। सही इसका आंसर होगा कि बारदोली आंदोलन से जो जुड़ी महिलाएं थी उन्होंने ही सरदार की पदवी दिया था वल्लभ भाई पटेल को। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने। ये इसके सही आंसर होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। रिपन, हेस्टिंगस, कर्नवालिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा करके सबसे पहले बुलाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये टैगोर जिनको महात्मा कहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जी हाँ ये बन चुका है। उस्मानिया नहीं होगा, जामिया मिलिया नहीं होगा, बरकतुल्लाह भी नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दिया था? पूर्ण स्वराज बताया था ना इसके पहले जस्ट, लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में झंडा फहराया गया और उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और ये कहा गया कि आने वाले अगले साल यानी 1930 को 26 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वायसराय द्वारा निम्नलिखित नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में किसके विषय में तहकीकात की थी? हंटर कमीशन को ध्यान रखिएगा, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर बनाया गया था, इसकी जांच करने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो बहुत बड़ी देश के लिए त्रासदी थी, और इसी की जाँच करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। हालांकि हंटर कमीशन ने जनरल डायर की कार्रवाई को सही ठहरा दिया था। अब आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से की थी। महाराष्ट्र का पौनार ही विनोबा भावे का आश्रम था, जहाँ से वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे 1940 में। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों को यह बताना कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। जी हाँ बिल्कुल, यही इसका आंसर होगा सही, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आंसर दिखा रहा है। बंगाल विभाजन के विरोध में ही होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था जब बंगाल का बंटवारा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी से नाराज होकर भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी। जिस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बंगाली विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व किए थे लाल बाल और पाल। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्नलिखित में प्रथम भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद के चुना गया था? दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी इसके सही आंसर होंगे। ये इंग्लैंड में पहली बार चुने गए थे सांसद और प्रथम भारतीय जो सांसद बने थे, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि ब्रिटिश का गवर्नर का नाम बताइए जिसने डाक शुरू किया था। 1854 में पहली बार डाक की शुरुआत की गई थी, और ऐसा करने वाला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। ये इसके सही आंसर बनेंगे। फिर आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन किस ईस्वी में कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोला गया था? प्रथम टेलीग्राम लाइन जो है ये 1853 में खोला गया था। ध्यान रखिएगा 1803 पर इसका राइट आंसर बनेगा। प्रथम टेलीग्राफ लाइन ये खोला गया था। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बसाई थी? जी हाँ, डेनिश, फ्रांसीसी बसाए थे। फ्रांसीसी लोग किए थे, पुर्तगाली भी किए थे, डच भी किए थे। डेनिश लोग ये लोग नहीं बसाए थे, ये कोई बस्ती नहीं बसाए थे। कौन? डेनिश। तो इसका सही आंसर डेनिश वाला ही होगा।
है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन होगा इसका सही आंसर। लाहौर अधिवेशन 1929 में तिरंगा फहराया गया। और क्या मांगा गया? मांगा गया हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य, है ना। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा की वकालत, अंग्रेजी शिक्षा की वकालत याद रखिएगा, मैकाले 1835 में हुआ था, लॉर्ड मैकाले, है ना। उसके बाद अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.K. जिन्ना दो राष्ट्र के सिद्धांत के पक्षधर थे। नहीं, बिल्कुल वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में वो कौन है जिसने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय भाग का अधिकांश भाग पर नियंत्रण किया था। डच नहीं होगा, दहाउस सुचेत नहीं होगा, मुन्ना अब्बुल गफ्तार भी नहीं होगा, पुर्तगाली, ये इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी तटीय भारत के अधिकांश भाग पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम उसके क्षेत्र दिए गए हैं, निम्नलिखित में गलत जोड़ा बताइए। खान बहादुर पनघल रोहालखंड ठीक है, बिरकुहर सिंह शाहाबाद वही जगदीशपुर वाला इलाका, नाना साहब कानपुर सही है। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, ये नहीं होगा, ये इंदौर बिल्कुल नहीं होगा, ये झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, यही गलत दिया गया है। फिर आइए अंतिम क्वेश्चन आज का। मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था कलकत्ता 1906 में अपनी स्थापना के समय। नहीं उस समय नहीं, खिलाफत आंदोलन के समय नहीं, 1930 में जब उसने संविधान, नहीं ऐसा भी नहीं है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में जब उसने अलग पाकिस्तान की मांग को रख दी थी, प्रस्ताव को उसको पारित कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो ये आपका सही आंसर बनेगा, ये 1940 का लाहौर अधिवेशन। तो ये रहा 25, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 50 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। फिर हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को छात्रों के बीच जरूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।